हूतीज़ अटैक ऑन इंडियन शिप। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जो आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखे अभी हूतीज़ के अटैक के बारे में और जो रेड सी में इशू चल रहा है उसके बारे में। वीडियो 4 पॉइंट्स में डिवाइड होगा। पहले हम देखेंगे कि रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल ट्रेड के लिए। उसके बाद हम हूतीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे और हूतीज़ की हिस्ट्री देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अभी क्यों हूतीज़ न्यूज़ में है। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि अमेरिका ने अपने कोएलिशन नेशंस के साथ अपनी नेवी को क्यों डिप्लॉय किया है रेड सी में। लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था जो अटैक हुआ है इंडियन शिप्स के ऊपर ड्रोन से और किसने ये अटैक किया है। तो स्टार्ट करते हैं रेड सी वाले पॉइंट से। तो आप सबसे पहले रेड सी की लोकेशन देख लीजिए। रेड सी यहाँ पे प्रेजेंट है मैप में और वो नॉर्थ अफ्रीका को एशिया से डिवाइड करता है। ये सारे नेशंस हैं जिनको आप मैप में देख सकते हैं जो कि रेड सी के अराउंड आते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि जो रेड सी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड सी की एक ओपनिंग इंडियन ओशन की तरफ होती है और दूसरी ओपनिंग स्विस कैनाल की तरफ होती है, जैसा आप देख सकते हैं मैप में। यानी एशिया से जितने भी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है यूरोप के लिए बाय एशियाज बिगेस्ट इकोनॉमीज लाइक जापान, इंडिया एंड चाइना, वो सब पहले मलाक्का स्ट्रेट से होकर गल्फ ऑफ एडन आते हैं, फिर गल्फ ऑफ एडन से रेड सी होते हुए स्विस कैनाल और बाद में यूरोप में गुड्स जाते हैं। और इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होता है वो सबसे पहले अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन से रेड सी में एंटर करता है और उसके बाद आगे स्विस कैनाल से होते हुए यूरोप में गुड्स चले जाते हैं। साथ ही में जितना ऑयल का इंपोर्ट करता है यूरोप वो सबसे पहले यहीं गल्फ ऑफ हार्मुज से ऑयल निकलता है टैंकर्स के थ्रू और शिप के द्वारा वो गल्फ ऑफ एडन से रेड सी में एंटर करता है और यही स्विस कैनाल के रूट से ही वो भी जाता है गुड्स यूरोप में। अगर मैं नंबर्स में ना जाऊं तो भी आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड का मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप है वो अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए जो क्रूड ऑयल होता है उसके इंपोर्ट के लिए और साथ ही में अपने गुड्स के इंपोर्ट के लिए जो कि वो एशिया से करता है उसके लिए वो रेड सी पर डिपेंड करता है। साथ ही में वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज़ में से जो 3 इकोनॉमीज़ हैं यानी कि इंडिया, चाइना और जापान, वो अपने गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए जो कि वो रेड सी से करते हैं उसके लिए भी वो रेड सी पे डिपेंड करते हैं जो एक्सपोर्ट यूरोप को होता है। साथ ही में जो गुड्स एशिया में सोल्ड होता है यूरोप के द्वारा वो भी रेड सी से होते हुए एशिया में एंटर करता है और बाकी एशियन नेशंस के पास जाता है। अगर एक सेंटेंस में रेड सी की इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो अगर कोई रेड सी को ब्लॉक कर देता है तो यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्शन कट हो जाएगा। साथ ही में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स का वो दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्टॉप हो जाएगा। तो रेड सी वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसके ऊपर आज हूतीज़ रेंजर बन के खड़े हैं। एक सब्स्टिट्यूट रूट भी ढूंढा गया था रेड सी का जिसे ओल्ड रूट भी कहते हैं, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। ये रूट कुछ ऐसे जाता था जो कि साउथ ऑफ अफ्रीका से होते हुए यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता था। बट ये रूट का यूज़ स्विस कैनाल बनने से पहले 18th सेंचुरी के पहले किया जाता था, इसीलिए इसको ओल्ड रूट भी कहते हैं। इस रूट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस रूट का यूज़ करते हैं यूरोप से एशिया आने के लिए तो आपकी पूरी जर्नी होगी 24 डेज़ का। उसके जगह पे अगर आप स्विस कैनाल का यूज़ करके आएंगे रेड सी होते हुए तो आप 14 डेज़ के अंदर यूरोप से एशिया में अपने गुड्स को भेज सकते हैं। साथ ही में कॉस्ट के अंदर 43% का राइज होगा अगर आप ओल्ड रूट का यूज़ करेंगे स्विस कैनाल की जगह पे। यानी कि जो गुड्स पहले यूरोप से एशिया में 100 रुपये में आते थे उन गुड्स को अब यूरोप से एशिया लाने में 143 रुपीज़ लगेंगे। इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड सी वर्ल्ड ट्रेड के लिए, स्पेशली यूरोप और एशिया के लिए। अब हूतीज़ के बारे में समझते हैं। तो हूतीज़ का ओरिजिन हुआ था 1990s में और इनका ऑफिशियल नेम है अंसार ऑफ अल्लाह, जिसका मतलब होता है सपोर्टर ऑफ गॉड। ये एक शिया मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन का रीज़न था एज कि 1990s में प्रेसिडेंट जो थे यमन के, जिनकी इमेज सामने है, इनका नाम है अली अब्दुल सालेह। इनके बहुत ही क्लोज रिलेशंस थे सऊदी गवर्नमेंट के साथ में, जो सऊदी की रॉयल फैमिली है उसके साथ में। और सऊदी के ऊपर तो आप जानते हैं ऑल टाइम इन्फ्लुएंस था यूएसए का, तो इनडायरेक्टली यमन पर भी यूएसए अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। इसीलिए सालेह गवर्नमेंट के खिलाफ हूतीज़ का फॉर्मेशन हुआ था अंडर लीडरशिप ऑफ हसन अल हूती। ये उनकी इमेज आप सामने देख सकते हैं। हूती ने सालेह गवर्नमेंट के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उसने यूएसए और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर बहुत करप्शन किया है यमन के अंदर। इसीलिए सालेह गवर्नमेंट को हटाने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया हूतीज़ ने और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया यमन के अंदर जिसे यमन सिविल वॉर भी कहते हैं और ये काफ़ी टाइम से चलते आ रही है। लेटर सालेह गवर्नमेंट के साथ जो लीडर थे सालेह अब्दुल, जिनकी इमेज आपने पहले देखी, उनको हूतीज़ ने एग्जीक्यूट भी कर दिया। देखिए हूतीज़ एक तरफ तो शिया मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ वो लोग एंटी यूएसए भी हैं। तो ईरान के तो दोनों हाथों में लड्डू है और ईरान का फुल सपोर्ट इसलिए रहता है हूतीज़ को, फाइनेंशियल और वेपन सपोर्ट दोनों। आप हूतीज़ को हमास जैसा कोई वीक ऑर्गेनाइजेशन ना समझे जो कि वाटर पाइप से रॉकेट बनाते हैं। हम आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हूतीज़ हैं उन्होंने यमन की कैपिटल को अपने कंट्रोल में रखा है अब तक, और यमन की गवर्नमेंट जिसे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है वो अपने कैपिटल को वापस नहीं ले पाए हैं। आप देखते हैं कि ये हूतीज़ का स्प्रेड का मैप है यमन के अंदर, और साना जो कि कैपिटल है यमन की, ये भी हूतीज़ के कंट्रोल में है। आर्मी स्ट्रेंथ की बात करें तो हूतीज़ के पास कई सारे कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो कि एक्सप्लोसिव स्ट्राइक करने के लिए केपेबल हैं। साथ ही में शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी हैं, कई सारे हेलीकॉप्टर्स और नेवल वेसल्स भी हैं। ज़्यादा एडवांस वेपन्स नहीं है इसके पास, बट फिर भी केपेबल हैं डैमेज करने के लिए। इन सब को बनाने के लिए और सप्लाई करने के लिए जो फाइनेंशियल या फिर हेल्प लगी थी वो सब ईरान ने किया था हूतीज़ की। इन सारी मिसाइल्स का और ड्रोन्स का यूज़ हूतीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर।
अगर मेंबर्स की बात करें तो हुतीज़ के अंदर 10,000 प्लस मेंबर्स हैं जो कि हाईली ट्रेंड तो नहीं है बट एटलीस्ट मरने के लिए तो रेडी ही हैं। रिसेंट में आपने हुतीज़ को न्यूज़ में इसलिए देखा होगा क्योंकि हुतीज़ ने इजराइल हमास वॉर के सपोर्ट में इजराइल के ऊपर कई सारे अपने मिसाइल्स को फायर किया था और एक दो मिसाइल्स यूएस की नेवी शिप पे भी अटैक किया था, जिसे यूएस ने इंटरसेप्ट करके मिसाइल को रास्ते में डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट हुतीज़ ने अटैक किया था इन दोनों नेशंस के ऊपर। सारे मिसाइल्स के ऊपर जो अटैक हुआ था वो रेड सी के अंदर ही हुआ था, इसलिए रेड सी इस पूरे पिक्चर में आया। देखते हैं आप यमन के कितना करीब है रेड सी। अब रेड सी में जो भी अटैक हो रहा था इससे भारत का कुछ लेना देना नहीं था जब तक ये अटैक्स कार्गो शिप्स पे नहीं होने लगा। अब जो शिप्स इंडिया की तरफ आ रही थी, 2 शिप्स, उनके ऊपर ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ। किसने अटैक किया अब तक ये बात पता नहीं। अटैक में कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई पर जो मेजर वर्ल्ड की शिपिंग कंपनीज थी उन्होंने इस अटैक के बाद से अपने शिप्स को रेड सी से भेजने के लिए मना कर दिया है, जिनमें कुछ प्राइमरी एग्जांपल है MSC शिपिंग कंपनी और CMA CGM शिपिंग कंपनी, जो कि शिपिंग जायंट्स माने जाते हैं। जो एशिया के जाइंट इकॉनमीज़ हैं उनका जो ऑयल का सप्लाई है वो भी गल्फ ऑफ हार्मूज से होकर काफ़ी नज़दीक से जाता है यमन के पास से, तो जो हुतीज़ हैं वो इनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी कंसर्निंग बात थी हमारे लिए भी। तो ये मैंने आपको बता दिया हुतीज़ के बारे में और क्यों वो न्यूज़ में है इस टाइम पर ये भी। अब अमेरिकन कोलिशन की बात करते हैं। तो देखिए, जब हुतीज़ ने इजराइल के शिप्स को टारगेट करना स्टार्ट किया और जो अमेरिकन शिप्स को टारगेट करना स्टार्ट किया जो कि अमेरिकन नेवी की शिप्स थी रेड सी में, तो अमेरिका ने अपने अलाइड नेशंस के साथ में 10 नेशन का एक नेवी ग्रुप टाइप बनाया, जिसके अंदर ये 10 नेशंस अपनी नेवी को डिप्लॉय कर चुके हैं रेड सी के अंदर और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारी वेसल्स को जो भी वहाँ से क्रॉस हो रही हैं रेड सी के पास से, और उनका फ्यूचर में प्लान है शायद से हुती के ऊपर भी अटैक करने का। ये एक नॉनसेंस अलायंस है। ऐस की इस जो अलायंस है इसके अंदर जो नेशंस है उनमें अगर आप USA और इटली को साइड में कर दे तो किसी नेशन के बाद इतनी केपेबल नेवी नहीं है जो कि कुछ मेन रोल दिखा सके रेड सी के अंदर, और साथ ही में उन नेशंस का कुछ ना तो रेड सी से लेना देना है ना वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स स्टेज पे उनका कुछ रेलेवेंस है। हालांकि USA के इस नेवी डिप्लॉयमेंट से जो हुतीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ताकि वो शिप्स को और टारगेट ना कर पाए रेड सी में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि भारत का रिस्पांस क्या था इन जो अटैक्स हुए थे शिप्स के ऊपर जो कि इंडिया की तरफ आ रहे थे उसके खिलाफ। जिस दिन अटैक हुआ था उसी दिन नेवी ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी अटैक किसने किया उसके बारे में, और 3 दिन के अंदर ही 5 INS डिस्ट्रॉयर्स को रवाना कर दिया गया था अरेबियन सी में, जिनके नाम है INS कोची, INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS विशाखापट्टनम और INS मुनमगांव। ये सब की इमेजेस आप देखते हैं लाइन वाइज। सारे ही हाईली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स भी लैस हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस और लीथल क्रूज मिसाइल है वो। इन डिस्ट्रॉयर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो जो INS कोलकाता है उसे डिप्लॉय किया गया है रेड सी के माउथ पर, और जो INS कोची है उसे डिप्लॉय किया गया है यमन के साउथ में जो स्कॉट्रस आइलैंड है उनके पास में। INS मुरमगांव और INS चेन्नई डिस्ट्रॉयर को वेस्ट और सेंट्रल अरेबियन सी के पेट्रोलिंग के लिए रखा गया है, और INS जो विशाखापट्टनम है उसे अरेबियन सी के नॉर्थ की पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। साथ ही में कंटिन्यूस सर्विलेंस किया जा रहा है अरेबियन सी की ड्रोन्स के थ्रू और P-8 टाइप पोसाइडन जो कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है हमारा उसके थ्रू। ये बात मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड के साथ कह रहा हूँ कि हुतीज़ तो कुछ नहीं है इस टाइम पर रेड सी और गल्फ ऑफ हार्मूज में किसी भी नेशन के पास ऐसी कोई नेवी शिप नहीं है जो हमारे डिप्लॉयड एक भी डिस्ट्रॉयर की टक्कर की हो सके। आपने भी देखा होगा कि जब USA और पेंटागन ने रिपोर्ट निकाला कि जो इंडिया की शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है वो ईरान ने करवाया है और ईरान रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और जब इंडियन नेवी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की तो ईरान भी तुरंत बैकफुट पे हो गया और उसने अपने स्पोक्सपर्सन के थ्रू USA के इन एलिगेशंस और पेंटागन की रिपोर्ट को बेसलेस बताया। ऐस की ईरान भी ये बात जानता है कि उसकी पूरी नेवी के खिलाफ हमारे ये 5 डिस्ट्रॉयर्स ही काफ़ी हैं। हम इंडियन ओशन को अपना बैकडोर मानते हैं और अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन में आता है तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी भी हम देते हैं। ऐसे कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं अरेबियन सी के लिए, तो हमारा जो ये रिस्पॉन्स था इन अटैक्स के खिलाफ वो अप्रोप्रिएट था। इससे पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाएगा कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल और सीरियस हैं अरेबियन सी की सिक्योरिटी और फ्री ट्रेड के लिए, और साथ ही में अरेबियन सी में आज भी इंडिया का उतना ही कंट्रोल है इंडियन नेवी का जितना पहले था। मैं तो चाहूँगा कि हुतीज़ कुछ करें और कुछ ब्रह्मोस की फिर से टेस्टिंग हो ही जाए। ऐसे कि पाकिस्तान वाले जो टेस्टिंग हुआ था ब्रह्मोस का उसको काफ़ी टाइम भी हो गया है मियान चन्नू वाले इंसिडेंट को। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर जो कि लास्ट वीक पूरे टाइम न्यूज़ में था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने थॉट्स को इस इंसिडेंट के बारे में और इंडिया की इस नेवी डिप्लॉयमेंट के बारे में वीडियो के बारे में कमेंट करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़।